दो चीज़ें जो है ना वो अक्सर में सुनने को मिलती हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो जो क्लास का दौरानिया होता है, हम पूरा साल पढ़ते हैं, तो वो हार्ड वर्क होता है। हम मेहनत करते हैं, चीज़ें तैयार करते हैं, फिर हम उसके बाद पेपर वाले दिन जाते हैं, तो वो जो 2.5 घंटे हम वहाँ देते हैं, उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। हमें पूरे होश व हवास से रहना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्तिहान का नाम सुनते साथ ही उनकी हालत गैर हो जाती है। इम्तिहान गाह में जाते हैं तो कब कपा रहे होते हैं कि शायद कितना खौफ उनको प्रतारी होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। खान साहब वाला नहीं, दूसरा वाला, सच्ची वाला नहीं घबराना। कि इम्तिहान जो है उसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपकी किताब में नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये आपकी तसल्ली के लिए काफ़ी है कि जो आपकी किताब में था वही आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है कि क्या पूछा जाएगा। तो अब हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं कि जो आपका पेपर है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा मरूज़ी है, दूसरा हिस्सा इंशाइया। हिस्सा मरूज़ी जो है वो 15 नंबर का होता है और उसके लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। आपने 20 मिनट में ये 15 MCQs हल करने होते हैं। आपने MCQs का जो सबसे ख़ास ख्याल रखना है वो ये रखना है कि उन 4 में से कोई एक आई कैचर होता है। जो 4 जवाब दिए होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, मतलब कोई 100% ठीक होता है, एक दूसरा कोई 80% ठीक होता है, कोई 75% ठीक हो सकता है कोई 90% भी ठीक हो। तो ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में किसी ऐसे जवाब को टिक कर देते हैं जो 100% ठीक नहीं होता। अब उससे क्या होता है कि आप दोबारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना आपको वहाँ कटिंग की इजाज़त होती है, ना आपको रेज़ करने की इजाज़त होती है, ना आपको ओवर राइटिंग की इजाज़त होती है। तो आपने ख्याल रखना है, पूरी तवज्जो और ध्यान से पढ़ने के बाद आपने जो है सिलेक्ट करना है कि कौन सा जवाब ठीक है। जवाब सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि उसको आपने जवाबी जो पर्चा है जिसके ऊपर आपने जाकर वो बॉक्स फिल करना है उसको भी ध्यान से करना है। दोनों का नंबर मिला के आपने करना है। बाज़ का ऐसा होता है कि हम 9वें का जवाब देखते हैं, उधर जाकर 10वें का खाना फिल कर देते हैं। अब 9वां भी गया 10वां भी गया, मतलब हमने 2 नुकसान कर डाले। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप नंबर ज़रूर टैली करते रहें। जो ये 15 नंबर हैं उसमें 10 नंबर जो है वो नसाबी होते हैं, मतलब आपकी किताब से पूछे जाते हैं सवालात, और 5 नंबर जो हैं वो आपके कवायद से होते हैं, मतलब उसमें जो ग्रामर है उसके हवाले से पूछा जाता है, और उसमें इराब वगैरह के हवाले से भी सवालात होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के सवालात होते हैं। दूसरा जो है हिस्सा है आपका वो हिस्सा इंशाइया है। इंशाइया मीन्स देखें क्रिएटिव, आपने अब लिखना है, क्रिएट करना है। कितना अच्छा और ख़ूबसूरत आप लिखते हैं इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छा लिखा जाए, खूबसूरत लिखा जाए। और उसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना है, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो है सवाल नंबर 2 आपके पास वो अशार की तशरीह होगी। उसमें आपने 5 सवाल हल करने हैं। 3 सवाल जो हैं वो हिस्सा नज़म से हल करने हैं, 2 सवाल जो हैं वो हिस्सा गज़ल से हल करने हैं। अब उसमें 10 नंबर का आपका ये सवाल होगा। आपके पास जो वक्त होगा वो 25 से 27 मिनट होंगे, और ये बहुत अच्छा टाइम है। आप 25 से 27 मिनट के अंदर इस सवाल को हल करें। आज से 1 सफ़े तक आपकी एक तशरीह रहनी चाहिए। तीनों चीज़ें मैंने साथ साथ बता दी हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे कि आप अभी से प्रैक्टिस करें, या आप एक शेर पकड़ें उसको लिखना शुरू करें। आपका शेर जो है वो मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर उसकी तशरीह हो जानी चाहिए। आप उसको दोबारा रिवाइज़ भी कर सकें, यानी इतना कि आप उसको मैनेज कर लें। और उसकी लेंथ जो है वो आज से 1 सफ़े तक हो, ये बहुत होती है, क्योंकि 2 नंबर के लिए है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर उसमें गलतियाँ हो जाएँ या अगर गलतियाँ ना भी हों तो वक्त जो अगलों को आपने देना है वो नुकसान होगा उसका। तो आपने कोशिश करनी है कि इस लिमिट के अंदर ही रहें। ये सारी लिमिटें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल जो आपके पास है वो इबारात की तशरीह है, जिसमें 2 नसर पारे आपको दिए जाएंगे आपके असबाक में से, उनकी आपने तशरीह करनी है। दोनों की तशरीह करनी होती है, अलग अलग करनी होती है। और तशरीह में जो है वो आपसे हवाला मतन भी पूछता है और हल लुगत भी पूछता है, मतलब आपने उनको मुसन्निफ़ का नाम भी बताना होता है, सब का उन्वान भी बताना होता है, और जो ख़त कशीद अल्फाज होते हैं उनके मानी भी लिखने होते हैं। वो आधे आधे नंबर का एक एक मानी होता है। इसी तरह से आपके पास उसकी तशरीह जो है वो 2 नंबर की रह जाती है, मतलब 2 नंबर का हवाला मतन आ जाता है और 1 नंबर के वो हल लुगत आ जाते हैं, और 2 नंबर आपके पास बच जाते हैं। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 1.5 सफ़े तक जो है वो एक पैराग्राफ की तशरीह काफ़ी हो जाती है।
मतलब आपने 1.5 सफ़ा लिखना है, आधा सफ़ा अगर आप हले लुग़त और उसमें लगा चुके हैं तो आगे 1 सफ़े के ऊपर आप उसकी तशरीह लिख दें। तशरीहात चाहे वो शेर की कर रहे हों या आप इसकी कर रहे हों, कोशिश करें कि हवाला ज़रूर दें। अगर शेर की कर रहे हैं तो कोई एक आधा शेर उसमें लिख दें, अगर इसकी कर रहे हैं तो कोई एक आधा हवाला इसमें भी दें, मतलब कोई हदीस, कोई आयत, कोई शेर जो बिल्कुल मौजू हो। एक आधा बहुत होता है, ज़्यादा हवालों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिर आपको इबारत लिखने के लिए जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट देखें, चौथा सवाल है आपके पास जो मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं आपने। ये भी आपके पास 10 नंबर का होता है, 10 से 12 मिनट में ये आराम से हो जाता है, क्योंकि आपको हर सवाल की 3 से 5 लाइनें लिखनी होती हैं बस। तो 3 से 5 लाइनें आपने एक सवाल के लिए लिखनी है और 10 से 12 मिनट के अंदर आप अपना ये सवाल हल कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, आपके पास सबक का खुलासा है, ये 5 नंबर के लिए आता है। अब देखें, खुलासे का मतलब है खालिस करना। जो सबक का खुलासा वो कह रहा है उसको आपने 2-3 दफ़ा पढ़ा होना चाहिए। तो अगर 2-3 दफ़ा आप पढ़ने के बाद खुलासा लिखने के लिए बैठेंगे तो आप उसके जो अहम निकात हैं वो सारे के सारे आसानी से लिख सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो खुलासा लिखना है वो जामे होना चाहिए। अगर वो सबक जो है वो मुकालमे की शक्ल में था तब भी आपने जब उसका खुलासा लिखना है तो वो बयानिया लिखना है, वो मुकालमाती नहीं लिखना। तमहीद नहीं बांधनी कि मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहा था, ऐसा आपने कुछ नहीं बताना। उस चैप्टर के ऊपर तनकीद नहीं करनी कि सबक बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था या बहुत नॉर्मल था, ऐसा भी आपने कोई उसको नहीं बताना है। उसके बाद देखें आपके पास, हाँ, इसको आपने 1.5 से 2.5 सफ़े के अंदर लिखना है, बहुत तवील नहीं लेके जाना है, क्योंकि 5 नंबर हैं। अगर ज़्यादा तवील करेंगे तो एक तो आप टाइम नहीं मैनेज कर सकेंगे और दूसरा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आप अगले सवाल को पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगला देखें, बहुत अहम जो आपके पास है वो मज़मून है कि मज़मून आपका 15 नंबर का आता है। खुला टाइम होता है 35 से 40 मिनट आप इसको दे सकते हैं और कम से कम 4 सफ़ात जो हैं वो आपके लिखे होने चाहिए। कम से कम 4 सफ़ात, इससे आगे आप 5 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। और अगर आपको वक्त साथ दे रहा हो तो आप बेशक 5.5 तक चले जाएँ, लेकिन बहुत तवील फिर नहीं जाना, ताकि दोहराने का भी वक्त मिल जाए। टाइम यही है जो आपको ये लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल यानी एवरेज टाइम है जो आपको मिल जाता है। इसमें ये होता है कि आप फ़र्ज़ के आपने सवाल बहुत जल्दी कर लिए, कोई 2-4 मिनट आपने यहाँ से बचा लिए, आपने तशरीह बहुत जल्दी से कर ली, 2-4 मिनट यहाँ से बचा लिए। तो इस तरह से आप 2-2, 4-4 मिनट उनमें से बचा के अपने मज़मून को दे सकते हैं ताकि वो और अच्छे से अच्छा लिखा जाए। मज़मून में भी हवाला जात बहुत ज़रूरी होते हैं। लाजमी कोशिश करें कि उसमें कोई शेर, कोई हदीस, कोई जो रेलिवेंट चीज़ हो सकती है वो उसमें ज़रूर हवाला दें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो तफ़हीम इबारत है। तफ़हीम का मतलब होता है समझना, फ़हम से है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि उस इबारत को समझना है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड क्या चलता है कि इबारत को पढ़ लिया और पहले सवाल मतलब पहली लाइन, दूसरा सवाल मतलब दूसरी लाइन, बस उन्होंने वो निशान लगा लिए होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा। तो ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि उस इबारत को पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है। जब आपको समझ आ जाएगी ना तो फिर आपने उन सवालों की तरफ जाना है। जब आप सवाल पे जाएंगे तो उसमें फ़ायदा आपको क्या होगा, जैसे आप सवाल पढ़ेंगे आपने इबारत को समझ लिया है तो आप अपने लफ्ज़ों में एक अच्छा जवाब जो है वो लिख सकते हैं। कोशिश करें कि अच्छा जवाब लिखें, अपने लफ्ज़ों में जवाब लिखें। हाँ, लेकिन जो उस जवाब के अंदर आपने मवाद लिखना है वो उस इबारत वाला होना चाहिए। अगर वो बात इबारत में नहीं है तो आप वो नहीं लिखें। बेशक आपको बहुत अच्छा जवाब आता है उसका, वो आप नहीं लिखेंगे। जो इबारत वाले ने कहा है वो आप लिखेंगे, अच्छे अंदाज से लिखेंगे। यानी बात वही लिखनी है जो इबारत वाले की है, अंदाज आपने अपना अपनाना है, यानी अच्छे वाला अंदाज जो है वो आपने अपनाना है लिखने के लिए। इसमें भी देखें आपके पास 8 से 10 मिनट में ये काम हो जाता है। आपने उसको उन्वान भी लिखना होता है। तो उन्वान लिखने के लिए ये होता है, जब आप 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इबारत जो है वो किस मौजू पर थी, कौन सा ख़ास मौजू जो है वो इसमें डिस्कस किया गया था, वो वाला उसका उन्वान होगा। आप एक उन्वान लिख दें, आप चाहे तो 2 उन्वान लिख दें, बस 1 या 2 उन्वान बहुत होते हैं जो मुजव्वदा उन्वान के तहत आप लिखेंगे। तो ये तो यहाँ तक हो गया आपके पास उनके नंबर्स यानी मार्क्स डिवीजन, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कि कितना कितना वक्त जो है हमें उस सवाल को देना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये कि कितनी कितनी लेंथ हमने देनी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको एक साथ ही बता दी हैं ताकि आपको आसानी रहे। अब जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि जो हमने लिखना है, आया ये लिखने से हमें इतने नंबर मिल जाएंगे। पर इसके हमने इसको किया कि 4 सफ़े आपने लिख लिए, तो क्या 4 सफ़े लिखने से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ मवाद लिख देने के नंबर नहीं होते,
जिस तरह हम कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब अगर हमें किसी की दावत करनी है और हम ये कहते हैं कि आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम उसके सामने चावल भी रख दें, अलग से प्लेट के अंदर गोश्त भी रख दें, अलग से नमक मिर्च भी रख दें, घी भी रख दें कि चलो जी ये बिरयानी बन गई। तो ऐसा नहीं होता। मटेरियल हमारे पास पूरा है, सारा मवाद पड़ा बिरयानी का, लेकिन अभी भी वो बिरयानी नहीं कहलाएगी जब तक उसको हम अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं करेंगे। अब प्रोसेसिंग क्या है कि जब आप इबारत लिखेंगे तो इबारत लिखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। इबारत क्या होती है? इबारत बेसिकली अल्फाज का मजमूआ होती है। एक एक लफ्ज़ जुड़ता है तो जुमला बनता है, एक एक जुमला बनता है तो कोई तारीर बन जाती है। तो हमें सबसे पहला जो ध्यान देना है वो लफ्ज़ के ऊपर देना है, और लफ्ज़ के लिए क्या ज़रूरी है? इमला। ये चीज़ कि लफ्ज़ जो है वो इमला के साथ जुड़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो सिर्फ इमला के ऊपर भी एक हमारी वीडियो मौजूद है, आप वो ज़रूर देखें, और उसमें आप देखें कि इमला में किन किन बातों का ख्याल रखना है हमने। वो इमला, लफ्ज़ की बनावट, इमला के ज़रूरी चीज़ें, वो सारी तफसील के साथ हमारी वो वीडियो मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको इमला का जो मसला है ये हल हो जाए। दूसरी चीज़ जो है वो कवायद, ग्रामर। उसमें देखें तज़कीर व तानीस, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वाहिद जमा के सब बहुत सारी गलतियाँ आ जाती हैं। जब आप तवील जुमला लिख रहे होते हैं तो उसमें इबारत के अंदर इसम बाज़ का जमा आ रहा होता है, आप एंड पे आते हैं तो इमदादी फ़ेल जो है वो आप वाहिद लगा देते हैं, या वाहिद आ रहा होता है आप जमा लगा देते हैं, तो ये गलती समझी जाती है और उसके भी नंबर आपके कट सकते हैं। यानी अगर आपने 3-4 गलतियाँ कर दी हैं इस तरह की तो वो एक आधा नंबर काट लेगा। अब अगर हर सवाल में से एक एक नंबर भी हम कटवाने बैठें तो तब भी 8-10 नंबर तो हमने ऐसे ज़ाय कर दिए अपने। तो इसको बचाना है आपने कि आपने इमला की गलतियाँ नहीं करनी, आपने कवायद की गलतियाँ नहीं करनी। उसके बाद आपने रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना है। रमूज़ औक़ाफ़ के ऊपर भी हमारी एक वीडियो जो है वो यहाँ मौजूद होगी, आप कोशिश करें उसे भी ज़रूर देख लें, क्योंकि रमूज़ औक़ाफ़ अगर आपको आ जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो अगली क्लासों में अलग से उनका एक सवाल होता है, जिस तरह यहाँ आपके पास तलफ़्फ़ुज़ का 5 नंबर है, वहाँ रमूज़ औक़ाफ़ के भी 5 नंबर होंगे। तो एक तो अभी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उन चीज़ों के लिए। दूसरा ये कि इस रमूज़ औक़ाफ़ में जगह जगह इस्तेमाल होना है, जहाँ इबारत पढ़ते हुए, इबारत लिखते हुए जो मुनासिब रमूज़ औक़ाफ़ हैं उनका आपने ज़रूर ख्याल रखना है, वो होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो एक इबारत जो है वो बोझल हो जाएगी। जब इबारत पढ़ने में समझ नहीं आएगी तो नंबर कहाँ से आएंगे? तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ देखें, तरतीब है। तो इस कायनात का सारा हुस्न जो है वो तरतीब में है। अगर तरतीब है तो खूबसूरती है, अगर तरतीब नहीं है तो इस कायनात के अंदर कोई खूबसूरती नहीं है। आप शीशे के सामने खड़े होकर ख़ुद को देखते हैं, अगर आप तसव्वुर करें कि खुदा न खास्ता हमारी आंखें माथे के ऊपर आ जाएं या हमारी नाक कानों की जगह चली जाए, कान नाक की जगह आ जाएं, यानी ये तरतीब अगर उल्ट फेर हो जाए तो कैसा हुलिया होगा, कितना अजीब सा हुलिया बन जाएगा अगर ये थोड़ी सी तरतीब दाएं बाएं हो जाए तो यही हाल हर चीज़ का है कायनात के अंदर। आप मौसमों की तरतीब देखें, अगर थोड़ी सी उल्ट जाए तो पूरी कायनात का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए। ऐसे ही आपने अपनी इबारत का ख्याल रखना है कि आपने तरतीब के साथ वाक़यात को लिखना है। जो बात पहले आई है उसको पहले लिखें, जो बात बाद में उसको बाद में लिखें। सबसे ज़्यादा इस तरतीब का ख्याल आपने मज़मून में रखना है। वैसे तो सारी चीज़ों में रखना है, लेकिन मज़मून में तो हद से ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप तसलसल और तरतीब का ख्याल रखेंगे। वाक़यात जिस तरतीब से रूनुमा हुए हैं उसी तरतीब से उनको आना चाहिए। अगर आप लोग उन वाक़यात की तरतीब ख़राब कर देंगे तो आपका पूरे का पूरा मज़मून जो है वो तबाह हो जाएगा और उसके नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अच्छे नंबर लेने के लिए आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। कोशिश करें कि हमारे चैनल के ऊपर जो इससे रेलिवेंट चीज़ें मौजूद हैं उर्दू ज़ुबान दानी के हवाले से, वहाँ अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उर्दू ज़ुबान दानी, वहाँ से भी आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिसमें ज़ुबान दानी सिखाई गई है कि लिखना कैसे है, लिखना क्या है। तो ज़ुबान के हवाले से दिलचस्प मालूमात वहाँ मौजूद हैं, वो देखें। जितना हमें ज़ुबान के साथ दिलचस्पी होगी उतना ये चीज़ें हमारी अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें इससे हमदर्दी नहीं बल्कि दिलचस्पी होनी चाहिए। हमारा आलम ये है कि हम उर्दू के साथ जस्ट इतनी हमदर्दी करते हैं कि 100 नंबर का पेपर है बस ठीक है जान छुड़ाओ। तो ऐसा नहीं करें, दिलचस्पी के साथ चीज़ों को समझें ताकि आपको लिखते हुए मज़ा आए कि यार मैंने बहुत अच्छा किया।
तो रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें इसमें भी रट्टे लगाने पड़ेंगे क्या? हमें एक मजमून लिखना है, अपनी ज़ुबान में लिखना है, तो उसमें रट्टे लगाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट जो बिल्कुल हमें समझ नहीं लग रहा, उसमें तो रट्टे लगाने की समय लगती है अच्छी चीज़ वहाँ भी नहीं, लेकिन फिर भी एक जवाब तो निकलता है ना, मुझे समझ नहीं लगी, मैंने याद कर लिया। तो उर्दू में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो आपको समझ नहीं लगी और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ी हो। तो आप कोशिश करें, इन चीज़ों को समझें और जितना हो सके रट्टे से दूर रहें। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करें और अच्छे तरीके से पेपरों में बैठें। अल्लाह हाफिज़।